नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि एपार 2021-22 को साला दर्पण के स्टाफ विंडो पर ऑनलाइन करने में आने वाली विभिन्न समस्याओं का किस प्रकार से निराकरण करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग जो भी समस्याएं एपार को ऑनलाइन करने में आने वाली हैं उनको समाहित करने का प्रयास किया है और इन सभी समस्याओं को मैं यहाँ पर आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, एपार मतलब वार्षिक कार्य मूल्यांकन को स्टाफ विंडो पर ऑनलाइन करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप अवश्य देखें। वीडियो को दोस्तों प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें, किसी भी हिस्से को स्किप नहीं करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी इससे संबंधित हो और आप अपना एपार निर्बाध रूप से भर सको। प्रारंभ में दोस्तों चर्चा करते हैं एक समस्या की। यदि आप 1 जुलाई 2021 से 1 अक्टूबर 2021 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक थे और विभागीय पदोन्नति के बाद 2 अक्टूबर 2021 को व्याख्याता के रूप में कार्य ग्रहण कर लिया है, तो एपीआर भरते समय लोक सेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करना है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एपीआर वर्ष के अंतिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। इस उदाहरण के संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता का चयन करना होगा। बात करते हैं सेकंड समस्या की, जो आपको एपार भरने में आने वाली है। मान लीजिए मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में 3 सितंबर 2021 को शिक्षा विभाग में कार्य ग्रहण किया है। मैं एपार प्रपत्र में 1 जुलाई 2021 से 2 सितंबर 2021 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा। ऐसी परिस्थिति में एपार में 1 जुलाई 2021 से 2 सितंबर 2021 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, इस विकल्प का चयन करके करना है। उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीओ के द्वारा भी वेरीफाई की जानी है। एक अन्य परिस्थिति में दोस्तों मान लेता हूं कि मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं और मेरे पास सत्र 2021-22 अवधि में स्वयं के विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार मतलब 03 पावर है, तो मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों जो आपका सीबीओ मतलब मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, बशर्ते कि उनके सुपरविजन में आपने कम से कम 3 माह तक कार्य किया हो। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थिति की जिसमें मैं शहरी क्षेत्र में कार्यरत उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2nd ग्रेड का संस्था प्रधान हूं और सत्र 2020-21 में प्रतिवेदन एसीबीओ प्रथम को प्रेषित किया था, परंतु वर्तमान में यूसीईओ व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। मुझे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सत्र 2021-22 एपार चैनल के अनुसार संबंधित अवधि के यूसीईओ को प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है। भले ही 2020-21 में आपके प्रतिवेदन आपने एसीबीओ को प्रेषित किया था, परंतु अब आपको यूसीईओ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कर्मचारी की जो प्रोबेशन पीरियड में चल रहा है, उसका प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या ऐसे प्रोबेशन पीरियड के कर्मचारी को भी एपार ऑनलाइन करना है। यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ दोस्तों कि सहायक कर्मचारी के अतिरिक्त प्रत्येक संवर्ग के कार्मिक अधिकारी को अपनी एपार ऑनलाइन करनी आवश्यक है। सभी को अपनी एपार ऑनलाइन करनी है। ये अलग बात है दोस्तों कि कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए अभी साला दर्पण की स्टाफ विंडो पर एपार की व्यवस्था नहीं की गई है, तो जब भी एपार का विकल्प ऐसे पदों के लिए कर दिया जाएगा तब वह एपार भर सकेंगे। अब यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है कि सत्र 2021-22 में किस किस संवर्ग को एपार मतलब वार्षिक कार्य मूल्यांकन साला दर्पण से ऑनलाइन किया जाना है। तो दोस्तों सत्र 2021-22 में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य तक के संवर्ग को एपार मतलब वार्षिक कार्य मूल्यांकन साला दर्पण पोर्टल से ऑनलाइन भरना अनिवार्य है। मान लीजिए मेरे समीक्षक अधिकारी मतलब रिव्यूइंग ऑफिसर की पदोन्नति उप निदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है, तो क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हें भेजना है। तो दोस्तों
जिसके सुपरविजन में आपने न्यूनतम 3 माह सेवा की है, उन्हें ही प्रतिवेदन आपको प्रेषित करना है, चाहे उनका पदनाम या कार्यालय परिवर्तित हो गया हो। जैसे यहाँ पर उपनिदेशक से पदोन्नत होकर के संयुक्त निदेशक पद पर चले गए हैं, परंतु यहाँ पर प्रतिवेदन इन्हीं को भेजना है, भले ही इनका पद चेंज हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, यदि मैं प्रतिवेदक मतलब रिपोर्टिंग अधिकारी हूँ और मैं किसी प्रतिवेदन पर ई साइन करने जा रहा हूँ, पर बार बार ये ई साइन फेल्ड हो जाता है, ऐसा संदेश आता है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका कारण यह है कि साला दर्पण के प्रपत्र 10 और आधार में आपके नाम असमान हैं, ये समान होने चाहिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार का अंतर है तो फिर आप ई साइन नहीं कर पाएंगे रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में। तो दोस्तों रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में आपको ई साइन करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपके प्रपत्र 10 और आपके आधार में सेम नाम हों। यदि इनमें अंतर है तो समान नाम होने की प्रक्रिया के लिए आपको प्रयास करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ऐसी प्रक्रिया की जिसमें मैं अपने प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक अधिकारी मतलब रिपोर्टिंग ऑफिसर और समीक्षा अधिकारी मतलब रिव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा किए गए मूल्यांकन को देख सकूं। तो दोस्तों मैं किस प्रकार से इस मूल्यांकन को देख सकता हूं? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपका जो भी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है मतलब स्वीकारकर्ता अधिकारी है, वो जब आपके प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेगा तो वह उसको संस्थापन शाखा SCR को प्रेषित करेगा। उसके बाद आपके स्टाफ विंडो के एपार टैब में सेव बाय ऑल ऑफिसर का संदेश प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। वहाँ पर व्यू ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका मूल्यांकन क्या किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों उस परिस्थिति की जिसमें आपके रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में किसका चयन करें? ऐसी परिस्थिति में दोस्तों 23 नवंबर 2020 के परिपत्र के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए आप सेवानिवृत्त ऑप्शन का चयन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारी का नाम पद टेक्स्ट बॉक्स में लिखकर सेव करेंगे। दोस्तों जब आप साला दर्पण के स्टाफ विंडो से अपना एपार भरने के लिए जाएंगे तो वहां पर जैसे ही आप अपना रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग अधिकारी को चयन करेंगे तो वहां पर आपके 3 विकल्प आते हैं। उसमें एक विकल्प होता है यदि आपका रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है तो उसके ऑप्शन में आपको टिक मार्क करना होता है। उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के स्थान पर सर्च ऑप्शन में वर्तमान पदस्थापित अधिकारी का चयन आपको करना है। तो दोस्तों वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो सेवानिवृत्त अधिकारी हो गया है उसको सर्च नहीं करना है आपको, बल्कि वर्तमान में जो आपका पदस्थापित अधिकारी है उसका आपको चयन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थिति की जिसमें माना कि मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उसके पास 03 की पावर नहीं है। इस परिस्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में जबकि आपके विद्यालय के जो कार्यवाहक व्याख्याता हैं, प्रधानाचार्य जी का काम जो कर रहे हैं, यदि उनके पास 03 की पावर नहीं है तो आपको उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी नहीं बनाना है। रिपोर्टिंग अधिकारी आपके वो बनेंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण मतलब 03 की पावर है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी परिस्थिति की जिसमें मैंने 1 फरवरी 2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्नत होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्य ग्रहण किया है। तो क्या मेरे रिपोर्टिंग या रिव्यूइंग अधिकारी अलग अलग होंगे? तो दोस्तों इसका जवाब यह है कि दोनों अवधि में मतलब पुरानी जो 2nd ग्रेड की आपकी अवधि थी और व्याख्याता की जो अवधि थी, उन दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य होंगे जिनके अधीन आपने सेवा की है, एवं रिव्यूइंग अधिकारी एक ही होगा जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार होगा, परिपत्र 23 नवंबर 2020 के निर्देशों की पालना करते हुए। तो दोस्तों 23 नवंबर 2020 में निर्देश है कि यदि आपने किसी अधिकारी के अधीन 3 महीने कम से कम 3 महीने की सेवा दी है तो आप उसे रिपोर्टिंग अधिकारी बना सकते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों, यदि राजकीय माध्यमिक विद्यालय या राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज होता है तो क्या उन्हें रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयनित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। सेकंड ग्रेड अध्यापक को रिपोर्टिंग अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। यहाँ दोस्तों आप बात करते हैं ऐसी परिस्थिति की जिसमें मैं अपने समीक्षक अधिकारी मतलब रिव्यूइंग अधिकारी के रूप में सीडीओ का चयन करना चाहता हूँ, जिनके पास जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय का भी प्रभार है। सीडीओ के रूप में सर्च जब मैं उनको करता हूँ तो उनका नाम प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आपको यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय के रूप में सर्च करने का चयन करना होगा, जबकि सीडीओ के रूप में सर्च करने पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। एक परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है दोस्तों कि मेरे रिपोर्टिंग एवं रिव्यूइंग अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों जो भी आपका रिव्यूइंग या रिपोर्टिंग अधिकारी है उसका साला दर्पण स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है और साला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन भी होना आवश्यक है। इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा। एक परिस्थिति यह भी हो रही है दोस्तों कि कई साथी जब साला दर्पण की स्टाफ विंडो से एफआर भरने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें यह संदेश दिखाई दे रहा है, क्रिएट एफआर इज़ नॉट अलाउड फॉर योर पोस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ, यदि ये संदेश आपके स्टाफ विंडो पर दिखाई दे रहा है तो आपको फ़िलहाल साला दर्पण से एफआर ऑनलाइन नहीं करना है। जब स्टाफ विंडो पर आपके लिए एफआर की व्यवस्था कर दी जाएगी तो उससे संबंधित वीडियो लेकर के मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। एक और प्रश्न है जो बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों कि क्या स्टाफ विंडो से ऑनलाइन एफआर भरने के बाद राजकाज से भी एफआर भरना है? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के शैक्षिक कर्मचारियों को या मंत्रालय कर्मचारियों को केवल और केवल स्टाफ विंडो से ही एफआर भरना है, राजकाज से एफआर नहीं भरना है। आशा है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद एफआर से संबंधित आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि फिर भी आपको एफआर भरने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान दे सकूं। आपने पूरा वीडियो देखा दोस्तों, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।